बस करो रिया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं और माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। तुम होश में तो हो? तुम क्या क्या बातें कर रही हो? अगर गलती से भी उन्हें तुम्हारी बातें पता चल गई तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें। तुम्हें पता है? मुझे सब पता है गौरव। तुम दिन भर घर के बाहर रहते हो, लेकिन मैं तो इस घर में रहती हूँ ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह पर जितनी मीठी है ना, उतना ही तुम्हारे पीठ पीछे मेरे लिए जहर उगलती है। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी जहर दे रही है। अरे तुम ये सोचो ना, अगर उन्हें मुझे जहर देना ही होता तो वो मुझे बचपन में ही जहर दे देती। लेकिन पाल पोस कर बड़ा तो उन्होंने ही किया है ना मुझे। तुम्हारी बातों में आकर मैं उन्हें कुछ भी कह दूं, उनका दिल दुखा दूं, यही चाहती हो ना तुम? गौरव गुस्से में रिया को डांट कर ऑफिस चला जाता है। रिया कितना भी गौरव को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव बिल्कुल भी रिया की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। असल में रिया अपनी सास निर्मला जी के बारे में गौरव को बता रही थी कि माँ जी तुम्हें बस इस्तेमाल कर रही है, मुझसे मीठा बोलकर तुम्हारे पैसों से घर के खर्चे चलाती है। लेकिन ये बात गौरव के समझ में नहीं आती थी। रिया जब भी गौरव को कहती, गौरव उल्टा उसे ही झिड़क देता। निर्मला जी एक ऐसी सातिर दिमाग औरत थी कि वो अपने खुद के बेटे राजू को कभी भी घर के कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती थी। यहाँ तक कि आज तक राजू घर के लिए एक मिर्च भी लेकर नहीं आया होगा। घर के सारे खर्चे निर्मला जी गौरव से ही करवाती थी। राजू की सैलरी का किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन वही गौरव की सैलरी जब भी आती तो सब्जी वालों के महीने का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, बिजली का, राशन का और भी छोटे मोटे खर्चे होते, सब लेकर आधी से ज्यादा तनख्वाह तो उसकी तुरंत ही खत्म हो जाती थी। और आधी बची तनख्वाह में से निर्मला जी बड़े ही प्यार से गौरव से बोलकर अपने लिए हर महीने कुछ पैसे जमा करवाती थी। ले देकर हालत ये था कि गौरव की सारी तनख्वाह का पूरा हिसाब किताब निर्मला जी के पास था। और वही रिया अगर अपने लिए कभी गौरव से कुछ मंगवाना भी चाहे तो गौरव के पास इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वो रिया के लिए कुछ लाकर दे भी सके, क्योंकि गौरव वैसे ही बहुत आदर्शवादी बेटा था। असल में गौरव 8 साल का था तभी उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तो निर्मला जी ने ही गौरव को अपने पास रखा था। बस उसी का फायदा निर्मला जी उठा रही थी। और गौरव भी सीधा साधा वो निर्मला जी को अपनी माँ मानता था। यहाँ तक कि जब गौरव की शादी हुई तो रिया को भी उसने साफ साफ बोल दिया था कि वो कभी गलती से भी माँ का दिल ना दुखाएगी। अगर वो ना होती तो मैं आज कहाँ होता मुझे खुद पता नहीं। रिया भी बेचारी नई नई आई थी, अभी उसे निर्मला जी के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसा गौरव बोलता गया वो वैसा ही करती गई। निर्मला जी को अपनी सास की तरह ही मानती रही। लेकिन रिया की बुद्धि तब खुली जब निर्मला जी के बेटे राजू की शादी होती है और उनकी बहू आती है। खुद के साथ का बर्ताव और अपनी बहू के साथ का बर्ताव देख रिया हैरान हो जाती। दोनों ही बहू के साथ निर्मला जी के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां वो रिया को घर के कामों में ही बिजी रखती थी, घर का सारा हिसाब किताब, राशन पानी, खाना, किचन सब कुछ उसके जिम्मे था, वही राजू की पत्नी रीतू के जिम्मे में एक भी काम नहीं था। वो बस छोटी होने का फायदा उठाती है। मूड में आता कुछ करती, मूड में नहीं आता नहीं करती। करे भी कैसे? आखिर कोई बोलने वाला था नहीं, किसी का डर था नहीं। निर्मला जी ने उसे वैसे ही सर पर चढ़ा रखा था। निर्मला जी उसे कभी कोई काम देती भी नहीं थी। अगर उन्हें कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो बस रिया को ही बुलाती थी। उनके मुंह पर बस रिया का ही नाम रहता था। रिया अगर लाख काम करती रहे तो भी उठकर उसे निर्मला जी के पास जाना ही पड़ता था। निर्मला जी का पूरा काम, उसको टाइम पर खाना, पानी, चाय, उसकी साड़ियाँ धुलना, सब कुछ रिया के ही जिम्मे था। जब तक रीतू नहीं आई थी तब तक तो रिया घर का सारा काम अपना फर्ज समझकर करती थी। लेकिन ये सारे नियम रीतू के ऊपर भी तो लागू होते हैं ना। खुद के साथ का बर्ताव और रीतू के साथ का बर्ताव देखकर
रिया के मन में कहीं ना कहीं आने लगा कि माँ जी उसे बस फोकट का नौकर समझ के रखी है। उनके दिल में अगर गौरव के लिए और मेरे लिए थोड़ा भी प्यार होता तो मैं पूरे दिन इस घर में काम करती रहूं। वो कभी भी रीतू को मेरी मदद के लिए नहीं भेजते हैं और ना ही पूरे दिन काम करते करते ही देख मुझे कभी भी कहती है कि जाकर थोड़ा आराम कर लो, थक गई हो। अपनों में और परायों में यही तो अंतर होता है। बैठे बिठाए ही निर्मला जी को घर के कामों के लिए एक नौकरानी मिल गई थी रिया के रूप में, और घर के खर्च चलाने के लिए अच्छा खासा गौरव था ही। निर्मला जी अपने बेटे राजू की सैलरी जैसे ही हर महीने आती वो बहू बेटे के नाम जमा करवा देते और खुद के नाम से पैसे गौरव से जमा करवाती। मतलब उनके बेटे बहू और खुद के नाम पैसे जमा होते थे हर महीने उस घर में, लेकिन 1 रुपया कभी भी ना गौरव के नाम से जमा हुआ ना कभी रिया के नाम से जमा हुआ, जिसकी भनक रिया को लग गई थी। रिया समझ गई थी निर्मला जी की सारी हरकतें कि कैसे निर्मला जी उन दोनों को यूज कर रही है अपने मतलब के लिए। कई बार वो इसके बारे में गौरव से बात की, लेकिन गौरव तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अभी 2 दिन पहले ही रिया ने गौरव से कहा था, गौरव बहन की शादी पड़ी है, तुम्हें पता है ना मुझे शादी में पहनने के लिए साड़ी चाहिए। ठीक है, मैं शाम को आते हुए गुप्ता जी के दुकान से 8-10 अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला दूंगा, उसमें से तुम्हें जो पसंद आएगी तुम अपने लिए रख लेना। कहते हुए गौरव चला गया। शाम को गौरव कुछ साड़ियाँ लेकर आया, रिया को दिखाते हुए बोला, रिया इसमें से जो भी साड़ी तुम्हें चाहिए तुम अपने लिए निकाल लो, बाकी मैं वापस कर दूंगा। रिया साड़ियाँ देखने लगी कि तभी अचानक ही गौरव ने कहा, एक काम करो माँ को भी बुला दो, उसे भी कोई साड़ियाँ पसंद आएगी तो वो भी ले लेगी। रिया मना करती है, लेकिन फिर भी गौरव तुरंत जाकर निर्मला जी को बुला आता है। माँ देखो साड़ियाँ अच्छी है ना, इसमें से तुम्हें अगर कोई साड़ी अच्छी लग रही है तो तुम अपने लिए ले लो। मुस्कुराते हुए निर्मला जी साड़ियाँ देखने लगी। तभी एक साड़ी उठाकर कहती है, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो ले लो ना अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि ये साड़ी रीतू के ऊपर अच्छी लगेगी। रिया निर्मला जी को देखने लगती है, कितनी शातिर औरत है ये, खुद की साड़ी पसंद करने आई है और बहू के लिए भी पसंद करते जा रही है। मतलब मैं अपने लिए अगर एक साड़ी भी लूँ तो उससे पहले मुझे 2 साड़ियाँ और लेनी पड़ेगी, तब तो जाकर मैं खुद के लिए एक साड़ी ले पाऊंगी। उसे गौरव के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी अपने पति के आगे, और निर्मला जी ने मीठा मीठा बोलकर एक महंगी साड़ी खुद के लिए और एक अपनी बहू के लिए भी ले ली। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर गए, रिया गौरव के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत थी, इससे अच्छा तो मैं बिना साड़ी के ही चली जाती, जो थी वही पहन लेती। मैं इस घर में अपने लिए कभी एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती हूँ। अगर एक साड़ी मुझे चाहिए तो पहले पूरे घर वालों को साड़ी दो, इसके बाद तो मैं खुद के लिए लूंगी। राजू कभी कुछ लेकर आता है ऋतु के लिए तो मेरे लिए लाता है क्या? ये सब चीज आपको दिखाई नहीं देती है? कोई भी चीज लाकर मुझे धीरे से नहीं दे सकते हो? हर चीज माँ को दिखाना जरूरी होता है? देखो रिया, तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा जलन है ना, परिवार तोड़ने वाला है, तुम परिवार लेकर चलने वाली नहीं हो। गौरव, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजाई जा सकती। अगर परिवार वाली बात होती है तो ये चीज दोनों तरफ लागू होती है। एक तरफ राजू क्या क्या लाकर रीतू को दे देता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, और एक तुम हो, अगर मेरे लिए एक ब्लाउज का पीस भी लेकर आओगे तो पूरे घर में ढिंडोरा पीट देते हो। रिया, तुम लड़ने की मूड में हो, मैं सब समझता हूँ। कहते हुए एक बार फिर गुस्सा होकर गौरव चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गौरव और रिया में आए दिन झगड़ा होते ही रहते हैं। गौरव कभी रिया को समझने की कोशिश नहीं करता और रिया निर्मला जी की हरकतें देख देखकर चिढ़ के रह जाती। रिया की बहन की शादी कुछ दिनों बाद थी। वो मायके जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब भी उसे कोई भी सामान चाहिए होता था तो उसमें कहीं न कहीं से निर्मला जी भी अपनी भागीदारी बना ही लेती थी। आज रिया ने गौरव से अपने लिए
एक पायल लाने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं गौरव ने या कैसे ये बात निर्मला जी के कानों में पड़ गई कि गौरव आज सुनार की दुकान पर जाएगा रिया के लिए पायल लेने। बस गौरव जैसे ही ऑफिस के लिए निकला, निर्मला जी हाथ में टूटा हुआ पायल लेकर आई और कहने लगी, गौरव बेटा आज सुनार के यहाँ जाएगा ना। रिया हैरान होकर निर्मला जी को देखने लगी और सोचने लगी, इन्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो बस गौरव से ही बोला था, क्या गौरव ने बता दिया? वो गौरव को देखने लगी। गौरव ने कहा, हाँ जाना तो है, बताओ कुछ काम था? हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो 4 साल से यही एक पायल पहन रही हूँ, 4 बार टूट चुकी है, इसे फिर से जुड़वा देना। क्या माँ, एक ही पायल बार बार जुड़वा के पहनोगी? छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दिला दूंगा। ठीक है बेटा, जब तुम कह रहे हो तो नया दिला देना, लेकिन ये रीतु के पायल है टूटे हुए, इन दोनों को देखकर एक मजबूत पायल बनवा देना। अगर कुछ थोड़ी बहुत पैसे लग जाएंगे तो बता देना, मैं राजू से दिलवा दूंगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? राजू पैसे दे या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। मुझसे पैसों की बातें मत किया करो, बस काम बताया करो। गौरव तो चला गया, लेकिन इस बार रिया बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ के रह गई थी। वो जितना ही निर्मला जी के बारे में सोचती, निर्मला जी उतना ही ज्यादा शैतान दिमाग की निकलती। गौरव तो चला गया, लेकिन रिया को अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देख निर्मला जी ने कहा, अरे तू क्या घूर रही है? खा जाएगी क्या मुझे? क्यों, तेरे पास ही पैर है पहनने को पायल, हमारे पास नहीं है? और एक पायल ला देगा तो उसमें तेरा इतना मुंह क्यों बन गया है? कौन सा लाखों का लेगा? पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है उसे, इतना तो कर ही सकता है वो। जाकर मेरे लिए चाय बना के ला, आजकल तेरे भी बहुत पर निकल गए हैं। कहते हुए निर्मला जी सीधे अपने बहू के कमरे में घुस जाती है। बेचारी रिया चुपचाप अपना सा मुंह लेकर किचन में जाती है चाय बनाने के लिए, लेकिन दूध खत्म हो चुका था। दूध के लिए वो निर्मला जी को बोलने जैसे ही रीतु के कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर उसे निर्मला जी और रीतु की आवाज़ सुनाई देने लगी। रीतु कह रही थी, माँ जी, मैंने रानी के हार के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी एक रानी हार बनवा दीजिए ना। अरे बहू, तू रानी हार बनवा ले या राजा हार बनवा ले, 2 महीने के पैसे इकट्ठा करेगी तो तेरा रानी हार बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। देखो, तुम लोगों के लिए ही तो मैं कभी भी राजू के ऊपर घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली। आज तक उसे घर के लिए एक पैकेट नमक भी नहीं मंगवाया है। जब चाहे पैसे बैंक में रखो, चाहे गहने बनवा लो, बात तो एक ही है। बस ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो कर रही हो। सास की बात सुन रीतु तो खुश हो जाती है, लेकिन रिया अभी तक तो वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन आज निर्मला जी के मुंह से सुनकर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि निर्मला जी उसे और गौरव को इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आज रिया ने भी तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, गौरव को तो इनकी असलियत दिखाना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लाख गौरव की गालियां ही सुननी पड़े। और बस यही बात थी जो गौरव आज भी रिया से लड़ते हुए घर से निकल गया था। वो रिया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन आज रिया भी तय करके बैठी थी कि जैसे ही गौरव शाम को घर आएगा, आज या तो वो मेरी बात सुनेगा या सच में मैं गौरव को छोड़कर चली जाऊंगी। और शाम को जैसे ही गौरव घर आता है, रिया ने उसे सारी बात बताई। हर बार की तरह गौरव ने इस बार भी रिया को डांट दिया, लेकिन इस बार रिया ने भी जिद पकड़ ली। गौरव, ये बार बार का बहुत हो गया, बस एक बार मेरी बात मान लो। अगर मैं गलत निकल गई तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी गुलामी लिख लूंगी। माँ जी जो कहेंगे वो करूंगी, और आज के बाद कभी भी माँ जी को या तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। बस एक बार घर की शांति के लिए ही, बस एक बार मेरी बात मान लो। गौरव को भी लगा कि रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा ही है कम से कम एक बार रिया की बात ही मान ले, ताकि आगे फिर कभी भी रिया घर में कलेश ना मचाए। रिया ने गौरव को जो करने के लिए कहा, गौरव बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए उसे पूरे 1 महीने की छुट्टी लेनी थी।
लेकिन रिया भी अपनी जिद पर अड़ गई। थोड़े से नुकसान से अगर बड़े बड़े नुकसान होने से बच जाए तो उनमें कोई बुराई नहीं है। घर का कलेश और औरतों की रोज रोज की किचकिच से तंग आकर अगले ही दिन ऑफिस से आते हुए अपने दोनों पैरों में और एक हाथ में प्लास्टर लगवाकर आ गया। सर पर पट्टी देखने पर ऐसा लग रहा था कि गौरव की बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। गौरव को ऐसी हालत में देख रिया रोने लगती है। निर्मला जी परेशान हो जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक हफ्ते तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद गौरव ने निर्मला जी से कहा, माँ मेरी नौकरी चली गई है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मुझे खड़ा होने में टाइम लगेगा, 4 महीना 5 महीना या कितना ये बता नहीं सकते, क्योंकि मेरे पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी है और ऑफिस वालों ने छुट्टियां नहीं दी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। निर्मला जी कुछ समझ ही नहीं पाए। अब वो गौरव की बातों से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि गौरव अब उनकी नज़रों में निकम्मा हो गया था, किसी काम का नहीं था, उस घर में एक बोझ जैसा था। गौरव भी दिन भर बेड पर ही पड़ा रहता था। रिया गौरव को टाइम टाइम पर चाय पानी खाना देती रहती। गौरव दवाई खा रहा था कि नहीं खा रहा था, इसकी चिंता भी कैसी थी। दिखाने के लिए कुछ दवाइयों के पैकेट थे, लेकिन धीरे धीरे 10 ही दिन बीते थे कि गौरव खुद ही निर्मला जी में बदलाव देखने लगा। अब वो जब भी निर्मला जी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता, निर्मला जी चिढ़ जाती, क्या दिन भर बुलाते रहते हो, काम भी तो है मुझे, दिन भर तुम्हारे पास बैठी रहूं, तुम्हारी पत्नी कर रही है ना तुम्हारी सेवा, बैठे बैठे खाना ही तो है, अब खाओ। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन गौरव हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया। क्या सच में जो रिया कह रही थी वो सही था? क्या सच में ये सब मुझे इस्तेमाल कर रही थी? इनके चक्कर में मैंने कभी भी रिया की बातें नहीं सुनी, कभी मैंने अपने लिए 1 रुपये जोड़कर नहीं रखा। आज तो मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच में मुझे कुछ हो गया होता तो ये तो ऐसे ही मेरे साथ रहते, मेरे साथ साथ तो रिया की जिंदगी भी बर्बाद होती। क्योंकि गौरव देख रहा था कि जब से वो बाहर जाने लायक नहीं रह गया है, ना कोई सामान लाने लायक रह गया है, तब से उसके आगे खाना भी बड़ा ही अजीब सा आता था। नॉर्मली जो दाल चावल रोटी सब्जी होती वही उसको मिलती थी, बाकी रोज की थैली में कुछ ना कुछ लेकर राजू आता ही था। जब रिया गौरव को खाना दे देती और निर्मला जी को खाने के लिए पूछती तो निर्मला जी कहती, बहू तू अपना खाना निकाल कर खा लो, मेरा अभी मूड नहीं है, जब मेरा मूड होगा तो मैं रीतू को बोल दूंगी, वो मेरा खाना निकाल देगी। यही जवाब मिलता रिया को। रिया भी अपना खाना लेकर खा लेती। इसके बाद शुरू होता रीतू का किचन में दाल फ्राई करना, बनाई हुई सब्जियों को फ्राई करना, सलाद काटना, रायता बनाना, मतलब पूरी विधि से खाना बनाकर फिर रीतू अपने लिए, अपने पति के लिए और अपनी सास के लिए लेकर अपने कमरे में घुस जाती और तीनों ही अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खाते रहते हैं। बेचारी रिया गौरव को लेकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। रिया जब खाना बनाने जाती तो सब्जियां लाने की जिम्मेदारी राजू के ऊपर थी, तो वो उतना ही लाता जितना उससे कहा जाता था, जिसमें से भी निर्मला जी कुछ सब्जियों को निकाल कर रख लेती थी। बेचारी रिया को जो मिलता था वही बना देती थी। गौरव को सब्जी खाने में पहले जैसा टेस्ट नहीं आता था। गौरव सब कुछ देख रहा था कि कैसे उन दोनों के खाने के बाद रीतू कमरे से बाहर निकल कर आती, अच्छे खाने में तड़के लगा कर लेकर जाती। अब उसे रिया की बातों पर विश्वास होने लगा था कि सच में माँ बस इस्तेमाल ही कर रही थी। उनसे रिया से कहा, रिया मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था, मैं तो पूरे दिन घर के बाहर रहता हूँ, शाम को आता था तो प्यार की मीठी बोल मुझे सुनने को मिलती थी, मुझे लगता सब कुछ सही है, लेकिन मैं भूल गया था कि घर में दिन भर तुम रहती हो, तुम्हारे साथ तो यही व्यवहार था सबका। आज अगर मैं अपने जिद में आकर तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं होता तो ये सारी असलियत तो मेरे सामने ही नहीं आती। जिस परिवार को मैं जी जान से माना था, जिस परिवार की खातिर मैंने पैसों की कोई कदर नहीं की,
उन्हें आंखें बंद करके विश्वास करता रहा, आंखें बंद करके पैसा लुटाता रहा। आज कुछ दिनों में ही इन्होंने अपनी सारी असलियत दिखा दी। अब तुम बताओ मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं तो शून्य हो चुका हूं। मैं माँ से बातें करूं क्या? नहीं गौरव, आपको क्या लगता है हम माँ से बातें करेंगे तो माँ जी बात मान जाएंगे? अगर उनके मन में आपके लिए थोड़ा भी प्यार होता, हमदर्दी होती, तो ये सारी नौटंकी वो कभी नहीं करती। बस आप समझ गए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिना कोई क्लेश किए आप बस सीधे सीधे ऐसे ही हालत में अपना बंटवारा करा लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके सामने अपने पैरों पर आ गए तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर का बंटवारा हो, या फिर से अपनी चिकनी चिकनी बातों में आपको फंसा लेंगे और फिर से आपका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन रिया, इतनी जल्दी बंटवारे के लिए माँ तो तैयार नहीं होगी ना इतनी जल्दी। वो ये सब चीज़ नहीं करेगी। हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना? आप एक बार बात तो करो। रिया के कहने पर गौरव ने निर्मला जी से बात की। गौरव के बोलने मात्र से ही निर्मला जी तुरंत बंटवारे के लिए तैयार हो गई। अब 2-4 दिन के अंदर में ही सब कुछ बट गया था, घर, खेत, रिश्ते, सब कुछ। गौरव को तकलीफ तो बहुत हुई थी। जिस माँ को वो अपनी माँ से बढ़कर मानता था, उस माँ ने गौरव को छोड़ने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई, तुरंत बंटवारा कर ली। बंटवारे के समय टूट चुका था गौरव। बंटवारे का दुख गौरव के चेहरे पर तो था, लेकिन निर्मला जी और राजू के चेहरे पर रत्ती भर भी नहीं था। उस रात गौरव और रिया दोनों ने खाना नहीं खाया, लेकिन राजू के घर राजू, रीतू और निर्मला जी ने बड़े ही खुशी खुशी पकवान बनाए। पूरी रात ना गौरव सो पाया ना रिया। अगले दिन बहुत सोचने के बाद गौरव ने अपनी सारी पट्टियां काट कर निकाल दी और तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। गौरव को अचानक सही सलामत ऑफिस जाता हुआ देख निर्मला जी हैरान थी। निर्मला जी के साथ साथ रीतू और राजू भी दोनों आंखें फाड़े गौरव को देख रहे थे। अंत में निर्मला जी ने पूछ लिया, गौरव, तुम तो पूरी तरह से ठीक हो? तुम अपने पैरों पर चल भी पा रहे हो? फिर ये सब क्या था? हाँ माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो रिया के कहने पर मैं बस नाटक किया था, ताकि आप लोगों की असलियत देख सकूं, और आप लोगों ने अपनी असलियत भी दिखा दी। आज तो मेरा ये नाटक था, लेकिन अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो गया होता तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद थी, क्योंकि आप लोगों का जो व्यवहार था वो मेरे लिए बहुत ही असहनीय था। अच्छा हुआ कि रिया के चलते ही सही, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों की असलियत तो मेरे सामने आ गई। कहते हुए गौरव ऑफिस चला गया। रिया भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन निर्मला जी के साथ साथ उनके बेटे और बहू दोनों ही हक्के बक्के खड़े रह गए। आज निर्मला जी की सारी चाल धरी की धरी रह गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।